Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Hi, I am Muhammad Wasim Tawfiq, and in this video I teach you what is it and how we explain in it in English grammar. Basically, in this video I teach the uses of it, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इट का इस्तेमाल कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और किस जगह पर होता है। ये आज हम तमाम बातें इसी ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा ये चैनल एजुकेशन ग्रुप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो बावक्त मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे उर्दू और अंग्रेज़ी फ़िक्रे की तरतीब का फ़र्क नोट कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि उर्दू का फ़िक्रा वो होता है राइट, यानी कि सीधे हाथ से शुरू होता है, और जो अंग्रेज़ी का फ़िक्रा है यानी कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो शुरू होता है लेफ़्ट हैंड साइड से, यानी कि बाएं हाथ से। पहले हम देख लेते हैं उर्दू का फ़िक्रे की तरतीब कि कैसे हम उर्दू की फ़िक्रे का तरतीब के साथ हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम देखेंगे वर्ब, फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं, जैसे वसीम ख़त लिखता है। वसीम ख़त लिखता है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, यानी कि फ़िक्रे के शुरू में ही सब्जेक्ट होता है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद होता है वर्ब। लेकिन ये उर्दू के फ़िक्रे की तरतीब है, ये भी आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। आइए अब देख लेते हैं हम इंग्लिश के फ़िक्रे की तरतीब। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वही सेंटेंस मैंने इंग्लिश में राइट किया है, जैसे वसीम राइट्स आ लेटर। इसमें भी वही सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो आप मुझे बताइए इंग्लिश और उर्दू के फ़िक्रे के क्या फ़र्क है। जी हाँ, उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में आता है वर्ब, जबकि इंग्लिश के फ़िक्रे के आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। यही एक कॉमन डिफरेंस है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें हम देखेंगे कि इट का इस्तेमाल कौन सी ऐसी जगहों पर होता है जिसे हम अमूमन यूज़ कर सकते हैं। आइए सीख लेते हैं कि इट का इस्तेमाल मंदरजा झैल जगहों पर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें मैंने 4 कंडीशनें और उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से, अच्छे वे से समझ आ सके। नंबर 1 पे मैंने लिखा है वक्त, यानी कि कोई भी वक्त हो, जैसे सुबह, दोपहर, सहपहर, शाम, दिन, रात वगैरह, ज़ाहिर करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, आइए एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है अब शाम हो गई है। ये जो सेंटेंस है ये हम रेगुलर ही सुनते हैं या हम बोल रहे होते हैं, जैसे अब शाम
हो गई है, कल काम करेंगे, या अब शाम हो गई है, रात को काम करेंगे, अब शाम हो गई है, सुबह को काम करेंगे। ये वाले सेंटेंसेस भी आप सुनते होंगे। अब हमने इसकी इंग्लिश बनानी है। कैसे होगी? अब शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग नाउ। इट इज़ इवनिंग नाउ। नेक्स्ट, दूसरा फ़िक्रा है कल छुट्टी थी। ये भी फ़िक्रा हम अमूमन सुनते हैं कि कल छुट्टी थी, आज मेरी दुकान खुली है। कल छुट्टी थी, आज मेरी दुकान खुली है। या और भी कई ज़रिए से हम ये यूज़ करते हैं। अब इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो यूँ होगी, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे। इट वाज हॉलीडे यस्टरडे। नेक्स्ट, अब इसमें टाइम का ज़िक्र है। जैसे हम अमूमन कहते हैं कि 8:30 बज चुके हैं, या कोई भी टाइम हो, उसी ही टाइम की निस्बत से हम कहते हैं कि 9:30 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं, ऐसे ही हम कह देते हैं। तो उसकी इंग्लिश के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? आइए मैं आपको अभी ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, इट इज़ 8:30, 8:30 बज चुके हैं। इट इज़ 8:30। अब मैं कहूँगा कि 9:30 बज चुके हैं, तो आप लिखोगे इट इज़ 9:30। यानी कि हमने जो टाइम हमने बोलना है वही टाइम हमने इसमें ज़िक्र करना है। क्लियर? ये तो था हमारा सेक्शन वक्त का। आइए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है यानी कि मौसमी कैफियत के लिहाज से भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? आइए सीख लेते हैं। जैसे मौसम हो या मौसमी कैफियत हो, जैसे बारिश, हवा, बर्फ़बारी, ओले, तूफ़ान, आंधी, बादल, कुदरती मंज़र वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? आइए वही एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो यूँ है, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग। नेक्स्ट, आज मुतला साफ है। आज मुतला साफ है। यानी कि बारिश होने के बाद जब हम आसमान पर देखते हैं तो ये वर्ड हम कहते हैं कि आज, यानी कि आसमान क्लियर है, यानी कि साफ़ है। ये भी हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये है, इट इज़ क्लियर टुडे। इट इज़ क्लियर टुडे। इट इज़ क्लियर टुडे। नेक्स्ट, आज बहुत सर्दी है। सर्दियों वाले दिनों में हम ये अक्सर बोलते भी हैं, सुनते भी हैं यही सेंटेंस कि आज बहुत सर्दी है। तो उसमें भी हम इट ही का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। जैसे मैं लिखा है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। नेक्स्ट, ठंडी हवा चल रही है। कहते हैं कि यार बाहर ठंडी हवा चल रही है, कोई जैकेट वगैरह ले लीजिए। कहते हैं ना हम अक्सर ये। तो ठंडी हवा
चल रही है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, इट इज़ ब्लोइंग अ कूल ब्रेज। इट इज़ ब्लोइंग अ कूल ब्रेज। नेक्स्ट पे है ये खूबसूरत मंज़िर है। कोई भी खूबसूरत मंज़िर हो तो हम उसे ऐसे ही कहते हैं कि ये खूबसूरत मंज़िर है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये जो हमारी दूसरी कंडीशन थी, यानी कि पहली कंडीशन में हमने वक्त का ज़िक्र किया और दूसरी कंडीशन में हमने मौसम का ज़िक्र किया। अब हम देख लेते हैं थर्ड इसकी कंडीशन कि कौन सी ऐसी जगह है, ऐसी मौसमी कैफियत है जहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम सीखेंगे बेजान चीज़ या छोटे जानदारों के इसम के तौर पर इस्तेमाल। इसमें ज़मीर जिसे हम प्रोनाउन होता है, मसलन कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं वो भी हम सीखेंगे। अगर नहीं सीखे, पहली वीडियोस में मैंने इसका ज़िक्र किया है और बड़ी अच्छे तरीके से ज़िक्र किया है। अब इसकी भी हम मिसालें देख लेते हैं। जैसे कोई भी बेजानदार चीज़ हो, जैसे ये एक गुड़िया है। ये एक गुड़िया है। गुड़िया जो डॉल होती है बच्चों की, तो वो एक बेजान है। तो इसमें हम इट का यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ अ डॉल। इट इज़ अ डॉल। नेक्स्ट आगे है गुड़िया अपनी आँखें झपकाती है। इसमें भी हमने देखा गुड़िया एक बेजानदार चीज़ है और छोटी भी है, तो इसमें भी हमने इट का इस्तेमाल करना है। द डॉल winks its eyes. The doll winks its eyes. Winks होता है पलके झपकाना। The doll winks its eyes. Next है बिल्ली अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बिल्ली अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अब आप ये कहोगे कि बिल्ली तो एक जानदार चीज़ है, लेकिन इसमें बच्चे की बात हो रही है, बिल्ली की बात नहीं हो रही। इस सेंटेंस में उसके बच्चे की बात हो रही है, तो हमने इसमें इट का यूज़ करना है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे द कैट्स मिल्क्स इट्स किटन्स। द कैट्स मिल्क्स इट्स किटन्स। किटन्स कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। नेक्स्ट ये सफ़ेद बंदर है। ये सफ़ेद बंदर है। अब इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसमें हमने इट का यूज़ करना है। जैसे इट इज़ अ वाइट monkey. It is a white monkey. Next लास्ट इसकी जो कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। जैसे तज़किरा ख़ास के तौर पर तारुफ़ी इट का इस्तेमाल किया जाता है। तज़किरा ख़ास के तौर पर तारुफ़ी यानी कि तारुफ़ के लिहाज से हम भी इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, मिसाल के ज़रिए अभी हमें समझ आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ये मेरा ही तालिब इल्म है जिसने इनाम जीता है। ये मेरा ही तालिब इल्म है जिसने इनाम जीता है। अब ये भी एक तज़किरा ख़ास हो रहा है ना, यानी कि मेरा तो इसमें कोई ज़िक्र ही नहीं हो रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मेरा ही तालिब इल्म है जिसने
इनाम जीता है। तो ये एक तज़किरा ख़ास का फ़िक्रा होता है। इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? जैसे इट इज़ माई स्टूडेंट, ये मेरा ही तालिब इल्म है। हु हैज़ वन द प्राइज़, जिसने इनाम जीता है। हु हैज़ वन द प्राइज़। नेक्स्ट, अब इसमें लिखा है ये उसकी किताब थी जो चोरी हो गई। ये उसकी किताब थी जो चोरी हो गई। अब इसमें भी तज़किरा ख़ास है या नहीं है? जी बिल्कुल है। तो इसको भी हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इट वाज बुक दैट वाज स्टोलन, ये उसी ही की किताब थी जो चोरी हो गई। इट वाज अ बुक दैट वाज स्टोल। नेक्स्ट, ये हमारी किताब है जो हाथों हाथ बिकती है। ये हमारी किताब है जो हाथों हाथ बिकती है। तो इसमें भी तज़किरा ख़ास के तौर पर हमने यूज़ किया है। तो इसमें भी हमने इट ही का इस्तेमाल करना है। जैसे इट इज़ आवर बुक दैट सेल्स लाइक आ हॉट केक। इट इज़ आवर बुक, ये हमारी किताब है। दैट सेल्स, जो धड़ाधड़ बिकती है। लाइक आ हॉट केक, यानी कि जैसे कोई केक की नुमाइश की तौर पर यूज़ किया है। अब आप कहोगे कि इसमें केक का तो ज़िक्र ही नहीं है, क्योंकि हॉट केक हम अमूमन ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी हमने फुल तारीफ़ करनी हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारी किताब है जो हाथों हाथ बिकती है या धड़ाधड़ बिकती है, तो इसका सेम ही मीनिंग है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि इट का हमने 3 जगहों पर यूज़ करते हैं। ये तो हम ग्रामर में भी सीख के आए थे। अगर आपने मेरे ग्रामर की वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में भी प्रोवाइड कर देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ पर आप जाकर एक बार ज़रूर देखिए, सिर्फ़ एक बार। इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, गारंटी है। चलिए बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे ये है सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सिंपल हम कहते हैं सादा जुमलों को और नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमलों को और इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया जुमलों को। अब हम इसमें सीखेंगे कि इट का इस्तेमाल हम सिंपल कैसे करते हैं, नेगेटिव में कैसे करते हैं और इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को, दूसरे टेबल में हम देखेंगे नेगेटिव को एंड थर्ड में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव को मीन्स सवाल जुमलों को। लिखा हुआ है ये एक खूबसूरत परिंदा है। ये एक खूबसूरत परिंदा है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसकी जो इंग्लिश है वो ये होगी, यानी कि एक सादा जुमला है और इसकी जो इंग्लिश है वो ये होगी, इट इज़ अ प्रेटी बर्ड। इट इज़ अ प्रेटी बर्ड। ये एक खूबसूरत परिंदा है। इट इज़ अ प्रेटी बर्ड। अब आपने एक बात याद रखनी है, वही ये एक तारीफ़ी है, यानी कि हम किसी की बड़ाई बयान कर रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसमें हमने इट का यूज़ करना है। इसमें हमने ये नहीं देखना कि कौन सा परिंदा है, छोटा है, कौन सा जानवर है, नहीं देखना। सिर्फ हमने ये देखना है कि इसमें तारीफ़ी बयान की गई है, यानी कि तारीफ़ बयान की गई है, तो इसलिए हमने इसमें इट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, लिखा हुआ क्या ये एक खूबसूरत परिंदा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये कौन सा जुमला होता है, इंटेरोगेटिव
यानी कि सवालिया जुमला होता है। क्लियर। और जो इसकी इंग्लिश है वो ये है, इज़ इट अ प्रीटी बर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ये एक खूबसूरत परिंदा नहीं है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? हमें पता है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि मनफी जुमला है। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इट इज़ नॉट अ प्रीटी बर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, आखिर में है, क्या ये एक खूबसूरत परिंदा नहीं है। अब आप कहोगे इसका तो सर ने जिक्र ही नहीं किया। जब आप सेंटेंसेस को सीखोगे तो उसकी लास्ट में हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि कम्बिनेशन बनाकर हम जो एक्सप्लेन करते हैं वही जुमला मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो जुमला होता है ये होता है सवालिया प्लस मनफी। तो जो इसकी इंग्लिश है वो ये है, इज़ इट नॉट अ प्रीटी बर्ड, इज़ इट नॉट अ प्रीटी बर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, सो टुडे we complete the uses of it। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर तो लाजमी कीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मिलती रहे। Thanks for watching, and don't forget subscribe, like and share. We meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.